हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी जो थर्ड कंपलसरी पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट चल रही है। उसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट जो शिक्षण से संबंधित है उसमें हमने अपने पिछले वीडियोस में शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके स्तर और उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में तथा शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि शिक्षण एवं शिक्षा, टीचिंग एंड एजुकेशन में क्या अंतर है, ये पूछने को आता है, जो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। साथ साथ ये भी हमें डाउट रह जाता है कि शिक्षण, अन्वेषण और अधिगम में क्या अंतर है। नॉर्मली अगर हम देखें परिभाषाएं तो हमें पता होता है कि शिक्षण क्या है, अन्वेषण क्या है, अधिगम क्या है, लेकिन हमें इसका अगर अंतर कहे, अगर कोई अंतर इसमें पूछ लेता है कि अंतर क्या है, तो शायद हम बताने में असमर्थ, पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाते हैं। अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि इसमें क्या है। लगता है कि तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन नहीं, तीनों में अंतर है। शिक्षण, जैसे हमने बताया था कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, शिक्षा देने की या यूँ कहे जो औपचारिक प्रक्रिया है, वही कहलाता है शिक्षण। प्रोसेस जो होता है, जो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। इसमें छात्र और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होना जरूरी है। किसके माध्यम से अंतःक्रिया होती है? पाठ्यक्रम के माध्यम से। और अन्वेषण की अगर बात करें, अन्वेषण में शिक्षक का होना जरूरी नहीं है। अन्वेषण का मतलब ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए, मतलब जानकारियां, जो चीज़ हमें मिल जाती हैं वो हमें मशीनों से भी मिल सकती है, कंप्यूटर के माध्यम से, नेट के माध्यम से जो मशीनें, जो हमें जानकारियां मिलती है, वो भी अन्वेषण है। टीचर भी अन्वेषण दे सकता है, ये नहीं है। टीचर द्वारा भी अन्वेषण हो सकता है, मशीनों द्वारा भी अन्वेषण हो सकता है। तो इंस्ट्रक्शन अन्वेषण का मतलब ही क्या है? जैसे लिखा भी है इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीनों द्वारा भी हो सकता है और वह शिक्षक के द्वारा भी हो सकता है। तो ये मेन चीज़ है, अन्वेषण ये है। अन्वेषण के लिए शिक्षक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन टीचिंग के लिए जब तक शिक्षक नहीं है तब तक टीचिंग नहीं हो सकता। अधिगम के लिए भी एक चीज़ ये भी है कि शिक्षक हो ना हो वो जरूरी नहीं है। अब अधिगम की परिभाषा हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अनुभव और इनडायरेक्ट अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम के लिए शिक्षण हो ये भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अन्वेषण हो ये भी जरूरी नहीं। ठीक, अन्वेषण के लिए जब वो अनुभव ग्रहण करते हैं, चाहे वो शिक्षण द्वारा, चाहे अन्वेषण द्वारा, चाहे किसी अन्य चीज के द्वारा, और जब वो हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन कर देता है, व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, तो वही परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो अपेक्षाकृत अस्थायी हो, तो उसको हम अधिगम कहते हैं। इसमें ये भी है, परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम नहीं कहते। इसमें आगे अंतर में भी दिया हुआ है। तो ये तीन चीज है। आज तीन चीजों में अंतर, हमने तीनों की एक छोटी छोटी परिभाषा आपको बता दी है। अब इसमें क्या अंतर, क्या क्या अंतर है, जिससे आप भविष्य में कोई पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि ये आपके उसमें सिलेबस में पूछा भी जाता है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है बहुत बार। और कभी भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। शिक्षक शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षण और शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षण अन्वेषण में क्या अंतर है, शिक्षण अधिगम में क्या अंतर है, अन्वेषण अधिगम में क्या अंतर है, शिक्षण अन्वेषण अधिगम में क्या अंतर है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका मैं भुक्तभोगी रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में, शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है, शिक्षण और अधिगम में अंतर क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती है। मैंने कई बार और जगह भी अनुभव किया है कि और लोगों से भी ये पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आप
इसके अंतर पे हम चलते हैं कि क्या क्या इसके अंतर हैं, उसको देख। तो इसका पहला अंतर जो है, शिक्षण की बात करते हैं। अगर शिक्षण कहता है, शिक्षण का एक प्रमुख तत्व पारस्परिक अंतःक्रिया है। जैसे हमने पहले ही बताया है कि शिक्षण का जो एक प्रमुख है, अगर शिक्षण होगा तो उसके बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है। किसके किसके बीच अंतःक्रिया होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है। और उस अंतःक्रिया का आधार क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें अंतःक्रिया होना जरूरी है। और अनुदेशन में क्या कहता है? अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मन प्राथमिक अंतःक्रिया नहीं होती। अगर अंतःक्रिया हो गई छात्र और शिक्षक के मध्य, तो वो अनुदेशन न होकर शिक्षण हो जाएगा। जब अंतःक्रिया नहीं होती, छात्र टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, छात्र उसको पढ़ लेता है, उसको जान लेता है, तो वही क्या हो जाता है? अनुदेशन हो जाता है। या किसी और चीज़ों के माध्यम से जान लेता है, पढ़ लेता है, सूचनाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अनुदेशन। तो वही कह रहा है, इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती। और अधिगम क्या है? शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, चाहे शिक्षण के माध्यम से, अनुदेशन के माध्यम से। हमने कहा ना, अधिगम में क्या है? शिक्षण के माध्यम से भी, अनुदेशन के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। जब वो अनुभव होते, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, और इसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। जब तक व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आएगा, उत्तरोत्तर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जब व्यवहार में परिवर्तन आएगा तभी वो अधिगम कहलाएगा। अगर दूसरी देखते हैं तो शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण में अनुदेशन निहित होगा, क्योंकि शिक्षण देंगे तो शिक्षण के तहत हम इंफॉर्मेशन भी तो देते हैं, बच्चों को सूचनाएं भी तो देते हैं, इसलिए शिक्षण में अनुदेशन निहित है। लेकिन अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं है। अगर अनुदेशन कह दिया जाए तो अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं है। जैसे हमने कल के बताया था कि शिक्षा में शिक्षण निहित है, शिक्षा देने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, तो शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण निहित है। तो क्योंकि शिक्षा व्यापक है और शिक्षण संकुचित है, तो उसी तरह शिक्षण में अनुदेशन निहित है। शिक्षण में अनुदेशन, जब हम टीचिंग करते हैं, छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है, तो उसमें अनुदेशन हम देते हैं, बच्चों को बताते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सूचनाएं प्रदान करना ही क्या है? अनुदेशन है। तो वही चीज कर रहा, अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, किंतु इसमें अधिगम निहित होता है। ध्यान रखिएगा, अनुदेशन में अधिगम निहित होता है, क्योंकि सूचनाएं देंगे, सूचनाओं से व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो उस अधिगम है। हमने अभी भी कहा कि अनुदेशन और शिक्षण के द्वारा अधिगम होता है। सिर्फ अनुदेशन और शिक्षण के द्वारा नहीं, अन्य माध्यमों के द्वारा भी अधिगम होता है। लेकिन अनुदेशन और शिक्षण के माध्यम से भी अधिगम होता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। कोई भी जानकारी होती है हमें, तो हमारा व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग क्या है? बदल जाता है। चाहे वो शिक्षण के माध्यम से कोई चीज जानकारी प्राप्त हो, चाहे वो अनुदेशन के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त हो, तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के तहत हम क्या हो जाता है? जब परिवर्तन होगा व्यवहार में, अधिगम हो जाता है। तो वही लिखा है कि अधिगम के लिए, यहां लिखा साफ साफ, अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेशन सहायक है, लेकिन आवश्यक नहीं। क्या कह रहा है? आवश्यक नहीं है ये कि अधिगम के लिए अनुदेशन और शिक्षण ही जरूरी है। हमने ये भी कहा कि अनुदेशन और शिक्षण के अलावा भी अन्य माध्यमों से भी अधिगम होता है, इसलिए ये दोनों होगा तभी अधिगम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, इनके माध्यम से अधिगम होता है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य माध्यमों से भी अधिगम। प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं हम जा रहे हैं, देखते हैं एक ने हेलमेट नहीं लगाया है, उसका सर फूट गया और खत्म हो गया। हमारे साथ तो अनुभव नहीं हुआ डायरेक्ट, न किसी ने हमें अनुदेशन दिया, बताया, न हमें किसी ने टीच किया, लेकिन हम उसके बाद क्या है? हेलमेट पहन के हम गाड़ी चलाने लगते। हमारे व्यवहार में क्या है? परिवर्तन आ गया कि हम कभी भी बाहर निकलते बिना हेलमेट के नहीं निकलते हैं। तो क्या है? अधिगम तो हमें हुआ, लेकिन न उसमें हमने अनुदेशन द्वारा अधिगम हुआ, न शिक्षण द्वारा अधिगम हुआ। तो अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जो अनुभव हुआ, उसके माध्यम से हमने सीखा। तो वो चीज कह रहा है कि इसके लिए ये आवश्यक नहीं। अगर इसमें थर्ड अंतर पे चलते हैं, तो शिक्षण में ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। टीचिंग के लिए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन सब भी पक्षों का विकास किया जाता है।
लेकिन अन्वेषण में ओनली ज्ञानात्मक। क्या किया जाता है? ओनली ज्ञानात्मक। सूचनाएं दे रहे हैं तो ज्ञानात्मक ही है, क्योंकि कोई अंतर क्रिया हो नहीं रही तो क्रियात्मक और भावात्मक का मतलब ही नहीं है। और अधिगम इसके प्रभाव का परिणाम है भाई। इसके प्रभाव जो पड़ता है उसका जो परिणाम निकलता है वही क्या है? अधिगम है। ठीक, तो ये 3 अंतर हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसमें लिखा है चौथा अंतर की बात करते हैं। तो चौथे में ये लिखा है कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू इंक्लूड लर्निंग थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सिस्टम ऑफ एक्शन मतलब एक प्रक्रिया है ये टीचिंग। थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में सहयोग के द्वारा, आपस में एक रिलेशन के द्वारा ही हम टीचिंग कर सकते हैं। जब तक वही चीज़ है, जब तक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक हम वो चीज़ टीचिंग नहीं आएगी। और इंस्ट्रक्शन कह रहा है, इंस्ट्रक्शन इज द मोड ऑफ टीचिंग विच रिफर टीच समवन द कंटेंट एट मेमोरी लेवल। क्या है? मेमोरी लेवल पर हम क्या करते हैं? इस प्रकार का टीचिंग है जब हम किसी को किस लेवल पर? मेमोरी लेवल पर, सिर्फ ज्ञानात्मक स्तर पर ही हम लोगों को क्या करते हैं? देते हैं, कोई चीज ज्ञान देते हैं, तो कहलाता है इंस्ट्रक्शन। और लर्निंग क्या कह रहा है? लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन मतलब ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू, अब यह ध्यान रखिएगा, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। क्या है लर्निंग? क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। किसके द्वारा? एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही लर्निंग है, बट नॉट थ्रू मैच्योरिटी एंड इमोशंस। लेकिन संवेग और मैच्योरिटी, परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो नहीं। अभी हमने पीछे भी बताया था कि अधिगम वो नहीं है कि परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम के अंतर्गत नहीं होता। जैसे पक्षी के बच्चे उड़ना जो सीखते हैं वो सीखने के अंतर नहीं आता, क्योंकि वो परिपक्वता के कारण उड़ने लगते हैं। चलना, छोटे बच्चों का चलना ये सीखना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो चलना शुरू कर देता है। पक्षी के बच्चे भी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, उनको उड़ना सिखाता थोड़ी ना कि ऐसे पंख लगाओ, ऐसे करो तो उड़ेगा, तो अपने आप उड़ना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ है, तो वो मैच्योरिटी के कारण उड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैच्योरिटी के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम सीखना नहीं कहते, जो हमें सिखाया जाता है उसको हम सीखना कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखते हैं 5वां, कि शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। जो टीचिंग करते हैं उस पर सामाजिक प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि जैसे समाज होता है उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कराया जाता है, वैसे टीचर पढ़ाता है। दार्शनिक, जैसा दर्शन निकल के आता है, जैसी सोच होती है समाज की, उस तरह से दर्शन का, जैसे हमारे सिद्धांतों का जैसा होता है सोच, उस प्रकार से निकल के आता है। वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम करते हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी पालन करते हैं कि बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार हम उसको पढ़ाते हैं। अंदोसन भौतिक विज्ञान के अदा, पर्दा और प्रक्रिया पर आधारित होती है। जैसे भौतिक विज्ञान में है, या यूं कहे कि कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, उसमें वही चीज है। इनपुट डालिए, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट निकलेगा, तो उसी प्रकार का ये क्रिया करता है अन्वेषण। इनपुट किया, बताया, उसने अपना मेमोरी में आया, उसको निकाल दिया, वही चीज इस प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। लेकिन अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, बच्चों की योग्यता, क्षमता पर आधारित होता है, रुचि और प्रेरणा पर आधारित होता है। जैसे ही बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचि, ये सारी चीजें होती, वैसे उसी के अकॉर्डिंग वो सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें, कि शिक्षण शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। हमने पहले ही बताया किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, जो छात्रों से अधिक परिपक्व होता है तथा मैनेजर, गाइड, मित्र और सहायक की भूमिका निभाता है।
शिक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। शिक्षण जो है वो शिक्षक द्वारा ही प्रदान किया जाता है, जो छात्रों से अधिक जानकार होता है, छात्रों से अधिक परिपक्व होता है, छात्रों से अधिक नॉलेजेबल होता है, मतलब छात्रों से अधिक अनुभवी होता है, जो MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है जो। तो वही की चीज है कि शिक्षक वह होता है जो छात्रों से ज्यादा जानकार, अधिक परिपक्व होता है, और ये उसके एक गाइड की भूमिका निभाता है, एक मित्र की भूमिका निभाता है, एक सहायक की भूमिका भी निभाता है। इन सब की भूमिका वो निभाता है। अन्वेषण प्रदान करते समय, अन्वेषण में देखिएगा, इसमें शिक्षक जरूरी नहीं है। अन्वेषण प्रदान करते समय शिक्षक छात्रों को अपनी अधिगम गति का ध्यान रखता है। शिक्षक छात्रों की अधिगम गति का ध्यान रखता है। अन्वेषण के लिए शिक्षक को होना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिए, अन्वेषण के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है। अन्वेषण मशीनों द्वारा भी दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक द्वारा भी दिया जा सकता है, मशीनों द्वारा भी दिया जा सकता है अन्वेषण, लेकिन वो अन्वेषण शिक्षण नहीं होगा। शिक्षण में शिक्षक को होना आवश्यक है, इसमें होना आवश्यक नहीं है। और अधिगम शिक्षक के कम परिपक्व और कम शिक्षित छात्रों को समानता प्राप्त होता है। अधिगम शिक्षक के द्वारा कम परिपक्व और कम शिक्षित छात्रों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अधिगम जो शिक्षक के से कम शिक्षित होते हैं उनको प्राप्त होता है। शिक्षक के द्वारा कम परिपक्व तथा कम शिक्षित छात्रों को समानता प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, और इसके लिए भी यही है, अधिगम के लिए भी शिक्षक हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के परिणाम स्वरूप भी अधिगम होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम इसके, शिक्षण में अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा प्रतिपादन एवं सतत क्षेत्र के रूप में समावेशित होते हैं। ठीक है, सतत क्षेत्र के रूप में शिक्षण में अनुबंधन, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, अनुदेशन। कंडीशनिंग देखिए, टीचिंग में हम करते हैं तो अनुबंधित टीचिंग भी करते हैं, कंडीशनिंग टीचिंग भी करते हैं, कंडीशनिंग लर्निंग भी होता है। ठीक है, तो वो चीज प्रतिपादन सतत क्षेत्र के रूप में समावेशित किया जा सकता है। इनको सतत क्षेत्र के रूप में समावेशित, इनको एक जगह एकत्रित किया जा सकता है, इनको समावेशित किया जा सकता है एक साथ। अन्वेषण के लिए प्रशिक्षण पूर्व की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण पूर्व आवश्यकता होती है। और अधिगम गैने द्वारा दी गई जो 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें सबसे उच्च जो है वो समस्या समाधान है। ये अभी सुपर टेट में पूछा गया था, गैने द्वारा जो 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियां, उसमें सबसे उच्च कौन सा है? वो है समस्या समाधान। मनोविज्ञान का हम बनाएंगे वीडियो, तो गैने का अभी हमने सिद्धांत लोड नहीं किया है, अधिगम सिद्धांत नहीं पढ़ा है, तो इसके द्वारा हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, यह स्मृति स्तर से चिंतन स्तर किसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये तीनों प्रकार का, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसी प्रकार का हो सकता है। रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों, स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीनों स्तर का शिक्षण हो सकता है। अन्वेषण में सोचने, विचार करने और सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। अन्वेषण में सोचने, विचार करने एवं सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। अन्वेषण आपको दिया जाता है, अब शिक्षण मशीन द्वारा जो टीचिंग कराया जाता है वो एक प्रकार का अन्वेषण है। प्रोग्राम लर्निंग द्वारा जो टीचिंग करते हैं वो भी एक प्रकार का अन्वेषण है। उसमें शिक्षक छात्र के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है, तो उसमें आपको इस चीज की योग्यता की आवश्यकता होती है। अधिगम में अधिगम स्थितियों के अनुसार स्मृत स्तर, चिंतन स्तर किसी प्रकार का हो सकता है। अधिगम सब प्रकार का हो सकता है, चाहे वो स्मृत लेवल हो, बोध लेवल हो, चिंतन लेवल हो, सभी प्रकार का हो सकता है। और इसके अगर लास्ट अंतर की बात करें, इट्स पर्पस टू एनेबल द स्टूडेंट टू लर्न ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशन फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब इसका जो उद्देश्य होता है वो स्टूडेंट को सभी प्रकार के सिचुएशन
और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है शिक्षण। और इसका जो मेन पर्पस है अनुदेशन का, इट पर्पस टू कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण करता है, बताता है द नॉलेज एंड क्या नॉलेज ज्ञान को, और एंड कन्वे इंफॉर्मेशन, कन्वे मतलब उसको देता है, इंफॉर्मेशन एंड सेविंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, कन्वे द इंफॉर्मेशन और सूचनाओं को आगे बढ़ाता है, और शेपिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर, और लर्नर के बिहेवियर को एक आकार देता। और अगर बात करें अनुदेशन की, तो लर्निंग इज द आउटकम ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग, ये फॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक टीचिंग का परिणाम होता है, और इट रिजल्ट द चेंज इन बिहेवियर, और इसका रिजल्ट ये होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये तो था शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में अंतर। कुल इसके अंतर्गत हमने देखा 9 अंतर हमने समझा यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग अब हमें समझ में आ गया होगा कि शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में क्या अंतर है। आगे अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उसको अंतर बता सकते हैं। अगर आपने 2-3 अंतर 4 अंतर बता दिए तो उसको भी लगेगा नहीं, इसको अंतर स्पष्ट है कि क्या है शिक्षण, क्या है अनुदेशन और क्या है अधिगम। कुछ महत्वपूर्ण ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षण में टीचर को होना आवश्यक है, अनुदेशन में टीचर का होना आवश्यक नहीं है, और अधिगम में भी टीचर का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अधिगम जो है अनुदेशन और शिक्षण का परिणाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसके अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है, अनुदेशन में अंतःक्रिया होना जरूरी नहीं है, और उसमें उसका तो दोनों का परिणाम है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो हमने आपको समझाए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी अंतर में आपको लगता है कि नहीं समझ में आया कि ये कैसे अंतर है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम आपकी उसको शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ अपने जो इससे रिलेटेड जो साथी हैं, चाहे वो किसी अन्य महाविद्यालय के भी हों, उनको जरूर शेयर करिएगा, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको अगर पढ़ेंगे तो उनके पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। तथा ये चीज़ें आपको ये भी है कि जनरल नॉलेज के रूप में भी पूछा जाता है। ये टीटी वगैरह में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बीच के अंतर से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टेट वगैरह के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।